67वीं बीपीएससी तैयारी करने वाले सभी मित्र बंधु को मेरा प्रणाम। आज हम लोग जो है 10वीं बीपीएससी में जो पीटी हुई है उसी पीटी में जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, जंतर मंतर का निर्माण किया था। किसने किया हुआ था? तो महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण किए हुए थे। इसका निर्माण सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1724 में करवाया था। यह इमारत मध्यकालीन भारत के वैज्ञानिक प्रगति का मिसाल है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित स्थापत्य कला का अद्वितीय नमूना जंतर मंतर दिल्ली के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। दूसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किन को मानते थे? तो वह गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी रहे गोपाल कृष्ण गोखले महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ ही एक मजे हुए राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने गांधी जी को देश के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। वह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन पहली बार भारत जो है आया था। कब आया था? तो वह 1928 में आया हुआ है। साइमन कमीशन पहली बार भारत वर्ष 1928 में आया था। साइमन कमीशन जिसका गठन नवंबर 1927 में लंदन में किया गया, जो 1928 में पहली बार भारत आया। साइमन कमीशन 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था जिसका गठन 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। इसे साइमन आयोग जो है, साइमन आयोग यानी कमीशन, इसके अध्यक्ष सर जॉर्ज साइमन के नाम पर रखा था। 3 फरवरी 1928 को साइमन भारत आया। साइमन कोलकाता, लाहौर, लखनऊ, विजयवाड़ा तथा पुणे सहित जहां जहां भी पहुंचा उसे जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा और लोगों ने उसे काले झंडे दिखाए। क्योंकि इसके सभी सदस्य जो थे वह अंग्रेज थे, अतः भारत में आयोग का जोरदार विरोध हुआ और इसी विरोध में जो है लाला लाजपत राय जो है की मृत्यु हो गई, जिनके सर पे जो है अंग्रेजों के पुलिस ने डंडा से ये प्रहार कर दिया था। कांग्रेस पार्टी की पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया है? तो वह 1929 में किया है। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया था। पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित था। तो वह जालियावाला, वैसे तो बहुत सारा मतलब उस 1919 में कांड हुआ है, लेकिन जालियावाला बाग हत्याकांड जो है एक सबसे बड़ा त्रासदी था और बहुत बड़ा चर्चित ये था। 13 अप्रैल को जालियावाला बाग नरसंहार जो है की जो है लगभग 26 वर्षीय है। देश की आजादी के इतिहास में 13 अप्रैल का दिन एक दुखद घटना के साथ दर्ज है। वह वर्ष 1919 का 13 अप्रैल का दिन था जब जालियावाला बाग में शांतिपूर्ण सभा के लिए जमा हुए हजारों भारतीयों पर अंग्रेज हुक्मरान ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। ये सभी जालियावाला बाग में रॉलेट के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। पंजाब राज्य के अमृतसर जिले में ऐतिहासिक स्वर्ण मंदिर के नजदीक जालियावाला बाग नाम के इस बगीचे में अंग्रेजों की गोलाबारी से घबराई हुई सी औरतें अपने बच्चों को लेकर जान बचाने के लिए कुओं में कूद गई। निकास का रास्ता संकरा होने के कारण बहुत से लोग भगदड़ में कुचले गए और हजारों लोग जो है गोलियों की चपेट में आ गए। यह नरसंहार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक काला अध्याय है। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम जो है गीत के रचनाकार कौन थे? तो वह बंकिम चंद्र चटर्जी थे।
वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। यह भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 7 नवंबर 1875 को भारत माता की प्रशंसा के लिए लिखा आ गया था और एक बंगाली कथा उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वह मोहम्मद अली जिन्ना ने किया हुआ था कि 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाग लेते हुए कहा था कि वे अलग मुस्लिम राष्ट्र की अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो वह 1885 में हुई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव यानी जनरल सेक्रेटरी A.O. ह्यूम थे, जिन्होंने कलकत्ता के बेमोस चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए? तो वह खान अब्दुल गफ्फार खान थे। जन्म उनकी पेशेवर में 1990 में, जो अब पाकिस्तान में है, और मृत्यु 1988 में। ये 1890 में जन्म हुआ था और मृत्यु 1988 में। शांति प्रिय नेता थे, पठान थे, अहिंसा और गांधी के सिद्धांतों पे विश्वास करते थे। खुदाई खिदमतगार पार्टी बनाई, आजादी के लिए जेल गए। गांधी इरविन समझौता के बाद जेल से छूटे। नेहरू और इरविन गांधी के प्रिय समर्थक थे। भारत को धर्मनिरपेक्ष बनने के समर्थक थे या खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वह विंस्टन चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे वह विंस्टन चर्चिल थे। विंस्टन चर्चिल जो है 30 नवंबर 1874 से 24 जनवरी 1965 तक अंग्रेज राजनीतिक थे। द्वितीय विश्व युद्ध 1940 से 45 के समय में इंग्लैंड के उन्होंने प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन, टिप्पू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, कहां बनाई? तो वह श्रीरंगपट्टनम में बनाए थे। टिप्पू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबिक क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। साथ ही अपने सभी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं? तो वह अबुल कलाम आजाद हैं। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना आजाद के दृष्टिकोण से विभाजन का एक ज्ञानवर्धक खाता है। इसमें उनके व्यक्तिगत अनुभव, जब भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता पर उनके विचार शामिल थे। अबुल कलाम आजाद ने इंडिया विंस फ्रीडम, गुबार ए खातिर, तजाकिरा, तर्जुमानुल कुरान आदि सहित कई पुस्तकें लिखे हैं। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह अरविंद घोष है। लाइफ डिवाइन श्री अरविंद घोष द्वारा लिखी गई है। पुस्तक उनके सिद्धांतों और दार्शनिक कार्यों पर आधारित है, जिसमें उन्होंने आध्यात्मिक विकास का सिद्धांत का प्रस्तुत किया है, जो मनुष्य में परिणित होगा। श्री अरविंद घोष की अन्य पुस्तकें जो है, सावित्री, एक किंवदंती, एक प्रतीक, सिंथेसिस ऑफ योग, द सीक्रेट ऑफ द वेदास, द ह्यूमन साइकिल, डी मदर और द इंडिया ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ये सभी उनके लिखे गए पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी नियुक्त किया गया, कब किया गया है? तो वह 1858 में किया गया है।
महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी 1858 में नियुक्त किया गया, जबकि जनवरी 1877 में आयोजित किए गए दिल्ली दरबार में उन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि से प्रदान की गई 1877 में। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली, तो वह कुषाणों के समय जो है फला फूला है। कला की गांधार शैली को कुषाण शाम के कुषाणों के समय में फली फूली थी। अतः उपरोक्त विकल्प में यह सही है। कुषाण शासक कनिष्क के शासन काल में कला के क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ था, वह एक गांधार शैली था और मथुरा शैली था। इन दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया। गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित था। ठीक है, गांधार कला जो था यूनानी कला से प्रभावित था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें गलत है तो भीमसेन जोशी जो शास्त्रीय संगीत गायक थे यह सही है। अब्दुल जो है उल्लारखा तबला के थे यह भी सही है। देबू चौधरी सितार के थे यह भी सही है। और MS बाल लक्ष्मी बांसुरी के थे यह गलत है ना। तो ये हमारा पूछ रहा है कौन गलत है, तो ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित राज्य और उनके लोकप्रिय नृत्य इस प्रकार दिए गए हैं। इसमें जो है बताना है कि जो है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश का बुर्रा हो जाएगा, और असम का जो बिहू हो जाएगा, और हिमाचल प्रदेश का नटी हो जाएगा, राजस्थान का घूमर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 3 सही हो जाएगा। ये हम देखिए सभी राज्यों का जो है लोकप्रिय नृत्य हम इसमें आप लोगों को बताया हुआ है कि आंध्र प्रदेश का देखिए का है कुचिपुड़ी, वीरानाट्यम, बुट्टा, बोमलू, भामकल्पम, ये सभी जो है आंध्र प्रदेश का हो गया। असम का बिहू, बिछुआ, नटपूजा, महारास, काली गोपाल, बागुरुम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, कानोई, झुमरू, होब जनाई, ये सभी असम का है। उसी तरह से बिहार का जाट जाटिन, पनवरिया, विदेशिया, कजारी, ये सभी बिहार का लोकप्रिय नृत्य हो गया। उसी तरह से गुजरात का हो गया गरबा, उड़िया रास, टिप्पणी, जुरुई, भावई, ये सभी हरियाणा का हो गया। झूमर, फाग जो है ये सभी हिमाचल प्रदेश का। झोरा, झाली, छाराही, उसी तरह से जम्मू कश्मीर का रऊफ, हिकल, मंदजात है ना। कर्नाटक का हो जाएगा यक्षगान, हुट्टारी, सुग्गी, कुनिथा। केरल का हो जाएगा कथली, मोहिनी अट्टम। महाराष्ट्र का हो जाएगा लावरी, डिंडी, काला। उड़ीसा का हो जाएगा गोतीपुआ, छाऊ, घुमरू। पश्चिम बंगाल का हो जाएगा लाठी, भंगीरा, ढाली। पंजाब का हो जाएगा भांगड़ा, गिद्दा, दफ, धामल। राजस्थान का हो जाएगा घूमर, गणगौर, झूलन। तमिलनाडु का हो जाएगा भरतनाट्यम, कुमी, कुलट्टम। उत्तर प्रदेश का नौटंकी, रासलीला, कजरी, चपेली। उत्तराखंड का भोटिया है ना। तो इस तरह से ये सभी राज्यों का जो लोकप्रिय नृत्य है वह सभी आप लोगों के सामने जो है यह हम दिए हुए हैं। इसमें से कोई भी एक लोकप्रिय नृत्य जो है पूछेगा तो यह हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये बताना है। तो असत्य है तो ये देखना है। पहला जो क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार का संघीय प्रणाली है, ये जो है सही है। भारत में सरकार का संघीय और एकात्मक दोनों प्रणाली है, ये भी सही है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली सही है। और ये पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता के द्वारा होती है, ये जो है असत्य है। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ये देखना है। तो इसमें उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये जो है असत्य है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकार हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकता है, 14 दिन तक रोक सकता है।
भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, वह या तो लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा लाया जा सकता है। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है, तो वह गुवाहाटी है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा नागालैंड, ये 4 राज्यों है जो इस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। केरल उच्च न्यायालय में केरल, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश इस उच्च न्यायालय का अधीन आता है ना। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, तो वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में विवाद सुलझाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 जो है वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंध में या उससे उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा, यह वर्णित है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अधिनियम 1952 जो है सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक चुनाव याचिका दायर की जा सकती है। भारत में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कैसे चुने जाते हैं, ये सभी चीजें है उसमें। मतदाता जो है वह हम देश के मतदाता आमतौर पर 2 तरह से मतदान करते हैं, या बल्कि मुझे 2 अलग अलग प्रकार से चुनावों को कहना चाहिए। जो है एक है राज्य विधानसभा चुनाव वे होते हैं जिनमें हम अपने विधायक को चुनते हैं जो आगे राज्य का मुख्यमंत्री चुनते हैं, है ना। और लोकसभा चुनाव जो होता है ये चुनाव वे होते हैं जिनमें हम सांसद चुनते हैं। और उच्च सदन यानी राज्यसभा जो होता है वह राज्य विधान सभाएं प्रत्येक राज्य के राज्यसभा के सदस्य का चुनाव करती है। यह संख्या उस विशेष राज्य के आकार और जनसंख्या पर आधार पर भिन्न होती है। इस तरीके से चुने गए कुल अंक जो है 238 यानी 250 में से 238 है। निचला सदन लोकसभा होता है। जैसे कि ऊपर बताया गया है कि मतदाता सीधे संबंधित निर्वाचन क्षेत्र से सांसद सदस्यों का चुनाव करने के लिए वोट डालते हैं, जिनकी कुल संख्या 543 है ना। ये इतना जो है सांसद चुने जाते हैं। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। क्या चीजें का अधिकार नहीं देता है, तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। अनुच्छेद 164(1) के द्वारा राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो होते हैं का अधिकार राज्य के राज्यपाल को है ना। 164(1) के अंतर्गत भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक जो है 1951 में लाया गया। भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक 1951 में पारित किया गया था। इस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 314, 342, 374 और 376 में संशोधन किया गया और 2 नए अनुच्छेद जो है 31A और 31B और 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम जिसे वर्ष 1951 में लागू किया गया था ने भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रावधान में कई बदलाव किए। इसने जमींदारी उन्मूलन कानून, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के खिलाफ कानून प्रदान किया और स्पष्ट किया कि समानता का अधिकार समाज के कमजोर वर्गों के लिए यानी विशेष आरक्षण प्रदान करने वाले कानूनों को लागू करने से नहीं रोकता है। संविधान के अनुच्छेद जो है 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसमें संशोधन के 3 तरीके अपनाए गए हैं। साधारण कानून द्वारा संशोधन, संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और संसद का विशेष बहुमत और राज्य विधानसभाओं का अनुमोदन से जो है ये संशोधन किया जा सकता है। 9वीं अनुसूची के प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत शामिल किया गया जो ऊपर बताया गया। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। कब? जो वह 35वें संशोधन के अंतर्गत।
1974 में सिक्किम ने भारत के साथ अधिक से अधिक जुड़ाव की इच्छा व्यक्त की। तदनुसार 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। इस संशोधन ने सिक्किम को भारतीय संघ का एक सहयोगी राज्य का दर्जा देकर संविधान के तहत राज्य के एक नए वर्ग की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता कितनी है? तो ये उस समय जो है 31 था, लेकिन नए अनुसार इनमें मुख्य न्यायाधीश को शामिल थी। मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायिक शक्ति 31 जो थी, इसको बढ़ा करके 34 अभी कर दिया गया। मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 8, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 जो है अन्य न्यायाधीश निर्धारित की गई थी। संसद इन्हें विनियमित करने के लिए अधिकृत कर दिया गया। ठीक है। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो वह बलवंत राय मेहता थे। अशोक मेहता समिति का गठन जो है दिसंबर 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर स्थापित पंचायती राज व्यवस्था में कई कमियां उत्पन्न हो गई थी। इन कमियों को दूर करने के लिए सिफारिश करने हेतु अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। सरकार की पंचायती राज प्रणाली का मुख्य विशेषता क्या है? तो जो है इनमें से कोई नहीं हो सकता है। पंचायती राज प्रणाली स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन की व्यवस्था करता है। ग्राम स्तर पर ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। पंचायती राज का उद्देश्य स्थानीय ग्रामीण समुदाय को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन है? तो वह उत्तरी ध्रुव है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान उत्तरी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव आर्कटिक महासागर के पास स्थित है, जो कि पृथ्वी के केंद्र का सबसे निकट स्थान भी है। ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है, जिसके कारण ध्रुवों की पृथ्वी के केंद्र से दूरी न्यूनतम है, जबकि भूमध्य रेखा पर उभार होने से उस पृथ्वी के केंद्र से सर्वाधिक दूर है। जो है वह पृथ्वी के केंद्र से सर्वाधिक दूर। ओजोन परत जो है बताता है, क्या बताता है? तो वह जो है पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर की वायुमंडलीय परत को। ओजोन परत जो है पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है, जिसमें ओजोन गैस सघनता से अपेक्षाकृत अधिक होती है। ओजोन परत के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। यह परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी किरण प्रकाश की जो 90 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवों के लिए हानिकारक है। पृथ्वी के वायुमंडल का 91% से अधिक ओजोन यहां मौजूद है। ठीक है। तो यह पृथ्वी पर ओजोन परत क्या करता है कि पृथ्वी पर सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरण को रोकता है। अगर ये पराबैंगनी किरण आ जाए तो हमारे पृथ्वी पर जो है जीव जंतुओं में बहुत सारी बीमारियां, कैंसर वगैरह, त्वचा की बीमारियां, ये सभी फैल सकती है। पृथ्वी पर पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है, लगभग 8 मिनट वह लेता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड के करीब करीब लगता है, जो कि यह एक निर्वात में चली होती है। फिर वह पृथ्वी के वायुमंडल में भी चली गई पूरी समय है। तो कुल मिलाकर के 8 मिनट 20 सेकेंड सूर्य की किरण पृथ्वी पर पहुंचती है। बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी होती है, वह कितना होती है? तो वह 5 फीट होती है। देखिए, भारतीय रेलवे में ब्रॉड गेज की पटरियों के बीच की दूरी 1676 मिलीमीटर, यानी लगभग यह 5 फीट 6 इंच के बराबर होता है।
इसके अतिरिक्त मीटर गेज की दूरी यह लगभग 1000 मिमी यानी 3 फीट 3/8 इंच हो सकती है। और नैरो गेज की अगर बात करें तो नैरो गेज की दूरी जो हो जाएगी वह 2 फीट 6 इंच यानी लगभग 762 मिमी और 2 फीट यानी 610 मिमी होती है। ठीक है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है तो यह दक्षिणी पश्चिमी भारत में है। लक्षद्वीप समूह दक्षिणी पश्चिमी भारत में स्थित है। लक्षद्वीप टापू अरब सागरों में अवस्थित है जो दक्षिण पश्चिमी भारत में पड़ेगा। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पाया जाता है। इनकी राजधानी कवरत्ती है। समस्त केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप सबसे छोटा है। लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति जो प्राचीन काल में हुए ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले लावा से हुई है। यह भारत की मुख्य भूमि से लगभग 300 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में अरब सागर में स्थित है। सीन नदी जो है किस नहर से होकर बहती है तो वह पेरिस से होकर के बहती है। सीन नदी पेरिस नहर से होकर बहती है। पेरिस नहर सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। रोम नगर टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे स्थित है तथा फ्रैंकफर्ट जो है राइन नदी के किनारे स्थित है। सीन नदी के उद्गम डिजोन के उत्तर पश्चिमी के म्यून में है और यह इंग्लिश चैनल में जाकर गिरती है। इसकी लंबाई लगभग 776 किलोमीटर है। गोबी मरुस्थल है वह कहाँ है तो चीन में है। देखिए यह मंगोलिया और चीन दोनों के विशाल क्षेत्र में फैला है। गोबी रेगिस्तान उत्तर में अलाई पर्वत और मंगोलिया के घास के मैदान और दक्षिण पश्चिमी में तिब्बती पठार और दक्षिण पूर्व में उत्तर चीन के मैदान से घिरा है। यह विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल में से एक है। यह संसार का 5वां बड़ा एवं एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। गोबी रेगिस्तान कुल जो है 1623 वर्ग किलोमीटर में फैला है। गोबी दुनिया के ठंडे रेगिस्तानों में से एक है जहां तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे चल जाता है। ठीक है, 0 से बिल्कुल जो है 40 डिग्री नीचे चला जाता है। स्वेज नहर जोड़ती है वह किसको तो भूमध्य सागर और लाल सागर को। भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर एक मानव निर्मित नहर है जो मिस्र देश में पाई जाती है। यह भूमध्य सागर के दक्षिण भाग को लाल सागर के उत्तरी भाग से जोड़ती है। क्योंकि लाल सागर भारतीय महासागर से मिलता है, स्वेज नहर पश्चिम से पूर्व में आने वाली एक बेहद जरूरी शॉर्टकट यानी छोटा रास्ता है। स्वेज नहर के बनने से पहले जो जहाज यूरोप से भारतीय महाद्वीप की ओर आते थे उन्हें अफ्रीका के बिल्कुल नीचे से आना पड़ता था, है ना। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक तेल निर्यातक देश, तो वह उस समय तो सऊदी अरब था, लेकिन अभी के अनुसार कह सकते हैं तो वेनेजुएला जो है या ये 2017 से जो है 2015 से 17 का ही है, तो वेनेजुएला जो है 1 नंबर पे है जिसका भंडारण क्षमता सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3,08,78 है। उसके बाद सऊदी अरब है जो 2,66,455 है। फिर उसके बाद कनाडा है जिसकी 4,118 है ये निर्यातक क्षमता। ठीक है, तो अब जो है हम लोगों को इस फिगर से देखना है। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है, तो यह प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, इसलिए हम देख सकते हैं कि बजट अनुमान 2018-19 के आंकड़े बताते हैं कि सरकार के कुल खर्च का 23.58% सिर्फ ब्याज भुगतान के लिए आवंटित किया गया है। वर्तमान में सरकार का आय का मुख्य स्रोत वस्तु एवं सेवा कर है। ये नए में वस्तु एवं सेवा कर हो जाएगा। ठीक है, अब हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर जिसका योगदान 33% है। इसके बाद कॉरपोरेशन टैक्स जो है
कारपोरेशन टैक्स आता है वह 27% है और आय कर का हिस्सा जो है 23% है ना। तो अभी सरकार का जो है सबसे ज्यादा राजस्व प्रदान का जो है एक स्रोत जो है वह है वस्तु एवं सेवा कर। अगला क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना को कौन सी अवधि सत्य नहीं है। इसमें पंचवर्षीय योजना का कौन सा अवधि जो सत्य नहीं है। तो प्रथम का अवधि यह सही है कि 51 से 56 तक रहा है, द्वितीय का 56 से 61 तक ठीक है, तृतीय का 61 से 66 तक रहा है। आपको हम चौथी का जो है 69 से 74 तक रहा है, जो कि यह गलत है ना। इसमें हम आपको दिखा दिए हैं कि पंचवर्षीय योजना का अवधि जो है 51 से 56 तक रहा है। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कृषि क्षेत्र पर विशेष रूप से जोर दिया गया, बहुउद्देशीय परियोजना शुरू कराई गई, जैसे हीराकुंड डैम, भाखड़ा नागल डैम, ये सभी बना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक रही, औद्योगिक विकास की क्रांति थी बनाई गई, ये मुख्य उद्देश्य रहा। तृतीय जो है पंचवर्षीय योजना जो है 61 से 66 तक रहा। इसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था की गतिशील और नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना था। चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से 74 तक 1969 से 74 तक रहा, जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भर की प्राथमिकता दी गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है वह 1974 से 1979 तक रहा, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबी काम करने एवं कृषि उत्पाद और आत्मनिर्भरता पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक रहा, जिसका मुख्य उद्देश्य देश की आर्थिक विकास और गरीबी को खत्म करने हेतु योजना का मुख्य उद्देश्य रखा गया था। इस योजना के तहत नाबार्ड बैंक की स्थापना कराई गई। फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना जो है 1985 से 90 तक रहा, जिसका मुख्य उद्देश्य देश से गरीबी को मिटाना रहा, रोजगार के नए अवसर प्रदान करना, ग्रामीण का विकास हेतु कार्य, सामाजिक सेवा लोग तक पहुंचना रहा। आठवीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97 तक 1992 से 1997 तक रहा, जिसका मुख्य उद्देश्य जनसंख्या में वृद्धि लाना, संस्थानों का निर्माण करना, पंचायत राज नगर पालिका मानव संसाधन के नींव और अधिक मजबूत करना था। नवी पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000 तक रहा। सरकार द्वारा बनाई गई संस्थानों को उचित तरीके से उपयोग में लाया जाए, घरेलू संस्थानों को आत्मनिर्भर बनाने है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहा। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 तक रहा। पहला उद्देश्य यह था कि प्राथमिक शिक्षा को आगे तक ले जाना रहा। दूसरा कृषि उत्पाद हेतु कार्य करना रहा। तीसरा जो है ग्रामीण क्षेत्र से सही ढंग से विकसित नहीं थे, उन जगहों पर नए रोजगार लोगों को उपलब्ध कराना था। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो था 7 से 12 तक रहा, 2007 से 2012 तक। इस योजना के तहत सबसे ज्यादा विकास की गति बढ़ी। योजना के दौरान प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, आम आदमी बीमा योजना, गरीबी आवासीय योजना जो है आरंभ किया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1912 से 17 तक रहा। योजना के अंतर्गत जो है आर्थिक विकास के लिए सालाना 10% का लक्ष्य रखा गया। आर्थिक विकास के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 9% से घटा करके 8.1 कर दिया गया। 13वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2017 से 2035 तक रखा गया। अब जो है पंचवर्षीय योजना नहीं होगा, अब से बनेगा 15 साल का खाका, जो कि नीति आयोग करेगी इसका चयन। ठीक है, अब जो है 17 से नीति आयोग जो है वह तय करेगी, और जो यह 15 साल की खाका बनेगा, और जो कि 17 से 35 तक चलेगा, और यह नीति आयोग के द्वारा चलेगा। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध थे, तो वह प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मन एल्बर्ट जो है 14 मार्च 1879 को जो जिनका जन्म हुआ है, और 18 अप्रैल 1955 में देहांत हुआ है, एक विश्व प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिकवाद थे, जो सापेक्षा के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण यानी E = mc² के लिए जाने जाते हैं।
उन्हें सैद्धांतिक भौतिकी खासकर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध थे किसके लिए? तो यह बताने के लिए कि सूर्य बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता निकोलस कोपरनिकस के अनुसार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसके पूर्व यह मान्यता दृढ़ हो चुकी है कि पृथ्वी जो है कि पृथ्वी स्थित है तथा सूर्य के स्थिर है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। निकोलस पहले यूरोपियन खगोल शास्त्री थे जिन्होंने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र से बाहर माना, यानी हिलियोसेंट्रिज्म मॉडल को लागू किया। इसके पहले पूरा यूरोप अरस्तु की अवधारणा पर विश्वास करता था जिसमें पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र थी और सूर्य तारे तथा दूसरे पिंड उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते थे। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किस चीज का? तो लोहा और क्रोमियम का। स्टेनलेस स्टील जिसमें आइनॉक्स स्टील या आइनॉक्स के रूप में भी जाना जाता है, लोहे निकल और न्यूनतम लोहे निकल और न्यूनतम जो है 10.5% क्रोमियम का स्टील जो है मिश्र धातु होता है। इसमें क्रोमियम भी 10.5% होता है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? तो पानी में चीनी का घुलना जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत वे सभी परिवर्तन आते हैं जिसमें पदार्थ का रासायनिक प्रकृति या रासायनिक पहचान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे किसी बर्तन पर पानी डालकर नीचे से ताप दे तो पानी वाष्प में बदल जाता है। अगर उस बर्तन के ऊपर ढक्कन रखे तो वाष्प पुनः जल में परिवर्तित हो जाता है। यह एक प्रकार की भौतिक परिवर्तन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर। कब? एल्युमिनियम के ऊपर। ठीक है। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार जो है लगभग जो है 5000 किलोग्राम होता है। वजन हाथी का लगभग 5000 से 7000 जो है किलोग्राम तक होता है। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है। क्या है? तो दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय के अंतराल में ठंडा कर लिया जाता है। देखिए, दूध या अन्य द्रव पदार्थों को इतने समय तथा इतने तापमान तक गर्म किया जाता है कि सभी प्रकार के रोगाणु नष्ट हो जाए जो उसमें उपस्थित है। इसी को जो है पास्चराइजेशन कहा जाता है। एम्फीबिया बताता है। क्या बताता है? तो वह बताता है कि जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को दो उभय वर्ग यानी उसको एम्फीबिया जो है पृष्ठवंशीय प्राणियों का एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ग है जो जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार मत्स्य और सरीसृप वर्गों के बीच की श्रेणी में आता है। इस वर्ग के कुल जंतु सदा जल पर तथा कुछ जल और स्थल दोनों पर रहते हैं। ये अनियतताती जंतु है। इस वर्ग में लगभग 3000 जाति जो है पाए जाते हैं। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है यह बताना है। तो ये कथन सत्य नहीं है कि यह परजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, यह नहीं है ना। तो देखिए, मलेरिया रोग का जनक जो है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है जो कि एक द्विपोषीय जंतु है जिनका वाहक मादा एनाफिलीज जो है मच्छर है। मलेरिया रोग दलदली क्षेत्रों में अधिक होता है तथा इसके इलाज के लिए क्लोरोक्सिन का उपयोग किया जाता है जिसे सिनकोना नामक पौधे की छाल से बनाया जाता है ना। तो क्लोरोक्सिन इसका दावा होता है, यह सिनकोना के छाल से बनाया जाता है।
परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक जो है एच जे भाभा हैं, या होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। वह एक भारतीय परमाणु भौतिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की। मार्च 2019 में अजीत कुमार मोहंती और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के निदेशक के रूप में 3 साल की अवधि में नियुक्त किया गया था। यह एक प्रसिद्ध परमाणु भौतिक विज्ञान है। उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। डॉक्टर होमी भाभा ने जनवरी 1954 में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे की स्थापना की। 1966 में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे के नाम बदल करके भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया है ना। 1966 में जो था ट्राम्बे के नाम से, परमाणु ऊर्जा के ट्राम्बे के नाम से था। इस तरह से देख रहे हैं कि विक्रम साराभाई जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक थे, सीवी रमन जो रमन प्रभाव के लिए जनक थे, होमी जहांगीर भाभा भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक थे, एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है किनका? तो बी साराभाई को जाता है। विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों का संस्थापक जनक माना जाता है। इसरो के गठन 15 अगस्त 1969 में हुआ है। ठीक है, जो है शीघ्रोत्पादी रिएक्टर बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो बिजली उत्पन्न करता है विगलन प्रक्रिया के द्वारा, है ना। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतर में, तो यह बिहार जो है वह 83 डिग्री 19 इंच 50 मिनट पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट ये जो है 44 सेकेंड पूर्व में स्थित है। इस तरह से कह सकते हैं कि बिहार जो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के बीच जो है यह भारतीय राज्य है। अपना बिहार की जो स्थिति है देखा जाए तो बिहार में साक्षरता का स्तर का लगभग जो है कितना है, तो अभी के अनुसार हम कह सकते हैं, ये तो पुराने डेटा का है, 2011 के जनगणना के अनुसार जो है ये बिहार में साक्षरता दर 61.8 है। पुराने वाले में जो है 11 के जनगणना के अनुसार 61.8 है, यह है 2011 के अनुसार। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता दर 74.04 है। साक्षरता दर के मामले में बिहार देश में सबसे नीचे पायदान पर है। बिहार राज्य की कुल साक्षरता दर अगर पूछा जाए तो 61.8 जो है 2011 की जनगणना के अनुसार। बिहार राज्य की पुरुष साक्षरता दर 71.20 है। महिला साक्षरता दर 51.5 है। बिहार राज्य की साक्षरता की दृष्टि से भारत के क्रमों में 28वां स्थान है। बिहार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता थी दर बल वाला जिला जो रोहतास है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला जो है पूर्णिया है और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला रोहतास जिला है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला रोहतास है। बिहार राज्य में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला पूर्णिया है और न्यूनतम महिला वाला सहरसा है। ठीक है, भारत में बिहार की जनसंख्या तो वह तीसरा सबसे अधिक है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है, जिसमें बिहार में पुरुषों की जो है जनसंख्या 5,42,78,157 है, जबकि महिलाओं की जनसंख्या 4,98,21,295 है, जो कि बिहार की जनसंख्या भारत के कुल जनसंख्या का 8.58% है।
बिहार भारत का उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बाद तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। बिहार राज्य की यह जनसंख्या 94,163 वर्ग किलोमीटर यानी भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86 पर फैला हुआ है, अर्थात कम क्षेत्रफल पर जनसंख्या का अधिक दबाव है। इस प्रकार क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में 13वां स्थान है। ठीक है, देश में 13वां स्थान। वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं, जिनमें सर्वाधिक आबादी वाला पटना है, जिसका जनसंख्या जो है इतना है 58,38,465 है। जबकि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है, जिसकी जनसंख्या 6,36,342 है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जो है पटना आ जाएगा, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर, फिर जो है मधुबनी, और सबसे कम जनसंख्या वाला शेखपुरा हो जाएगा, उसके बाद जो है शिवहर हो जाएगा, अरवल हो जाएगा, लखीसराय हो जाएगा। बिहार की जनसंख्या घनत्व अगर हम बात करें तो बिहार भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। यहाँ की जनसंख्या वितरण में अत्यधिक और समानता पाई जाती है। बिहार जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से देश में प्रथम स्थान है। बिहार की कुल जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो देश की कुल जनसंख्या घनत्व का 728 अधिक है। भारत की कुल जनसंख्या घनत्व जो है 382 ही है। बिहार राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है शिवहर में है, 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं जिला है, जिसकी प्रमुख कारण जो है उपजाऊ जलोढ़ मैदान एवं पर्याप्त मात्रा में जल की सुविधा है, कहा होता है, जो कृषि के लिए अनुकूल है। जबकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व कैमूर में है, जो 488 है। बिहार की लिंगानुपात कहें तो 2011 में थी, किसी देश अथवा राज्य के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का अनुपात ही लिंगानुपात होता है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है लिंगानुपात 918 है, यानी 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है गोपालगंज है, और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है मुंगेर है। अगला क्वेश्चन है, मुंडा जनजातियां अधिकांशतः बसी है, तो वह झारखंड में बसी है। मुंडा जो है भारत की एक जनजाति है, जो मुख्य रूप से झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करता है। झारखंड के अलावा ये बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि भारतीय क्षेत्रों में भी रहते हैं। इनकी भाषा मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की एक प्रमुख भाषा है। उनका भोजन मुख्य रूप से धान, मड़ुआ, मक्का, जंगल के फल मूल, कंदमूल है। वे सूती वस्त्र पहनते हैं। महिलाओं के लिए विशेष प्रकार के साड़ी होती है, जिसे 12 हथिया यानी 12 ही लीजा कहते हैं। पुरुष जो है साधारण सा खेती धोती का प्रयोग करते हैं, जिसे तोलोंग कहते हैं। मुंडा भारत की एक प्रमुख जनजाति है। निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह वयस्क उपलब्ध नहीं है, तो वह पंजाब में नहीं है। वैसे तो भारत में लौह वयस्क प्राय सभी राज्यों में पाए जाते हैं, परंतु भारत के कुल भंडार का 96% हिस्सा जो है उड़ीसा में, झारखंड में और छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा राज्यों में सीमित है। इतनी ही नहीं, लौह वयस्क का 95% उत्पादन भी इन्हीं राज्यों से होता है। शेष 3% लौह वयस्क का उत्पादन तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में होता है। अगला क्वेश्चन है, 1992 के प्रारंभ में स्विट्जरलैंड का डावोस किस लिए प्रसिद्ध था? तो विश्व आर्थिक मंच में मेजबानी के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक कहां हुई थी? तो वह मैड्रिड में हुई थी। शांति, निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए 1991 में इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया था, जो है शैमनू जोमा को।
शांति, निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना सर्वप्रथम 1986 में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री की स्मृति में की गई थी। इसमें एक प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपए का मौद्रिक पुरस्कार शामिल है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे को हाल ही में कौन सा, तो ये उस समय का क्वेश्चन था, जिनको दिया गया था जीवन भर की उपलब्धि और का विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था, है ना। सत्यजीत रे के बारे में हम लोग जान लें कि सत्यजीत रे यानी जिनकी जन्म जो है 2 मई 1921 में और जो है मृत्यु 23 अप्रैल 1992 में हुई है, एक भारतीय फिल्म निर्देशक, पटकथा, लेखक, संगीतकार, गीतकार, ग्राफिक्स डिजाइनर और चित्रकार थे। रे की अपुत्रयी जो है 1955 से 69, संगीत कक्ष जो है 1998, बड़े शहर 1963 और चारुलता 1964 जैसे कार्यों के लिए मनाया जाता है। रे को कई पुरस्कार मिले, जिसमें 32 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1985 में मिला है उसको, रेमन मैगसेसे पुरस्कार 1967 को मिला है, थी मनद ऑफ जो है यह पुरस्कार 1992 में मिला है ना, और 1992 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार मिला। अगला को इसी में जो है भारत रत्न पुरस्कार, भारत रत्न जो है 2 जनवरी 1954 को स्थापित भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ना। उसी तरह से दादा साहब का पुरस्कार देख रहे हैं, ये सभी पुरस्कारों का हमने ठीक किया है। अगला क्वेश्चन है, 1992 के प्रारंभिक भाग में JKF खबरों में थे, वह किस लिए, तो वह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को नियंत्रण रेखा पार करने की कोशिश करने के लिए में थे। हाल ही में ये जो है उसी समय का घटना था, उस समय गया में हुआ था। पंजाब विधानसभा के लिए हाल ही में चुनाव के लिए, तो ये अभी के चुनाव के लिए जो हम बात करें तो आम आदमी पार्टी को 117 वोट मिला हुआ है, जो है 117 में 92 सीट प्राप्त हुआ है, जो फर्स्ट पोजीशन पे है ना। किस भारतीय राज्य में अभी कालाजार बीमारी है, उसी समय था तो वह बिहार में ही आते रहता है। कालाजार धीरे धीरे पनपने वाले देसी रोग है। यह रोग लिस्मैनिया जीनस के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। भारत में केवल लिस्मैनिया डोनोवनी परजीवी इस रोग के कारक है। कालाजार का जो है बीमारी का लक्षण क्या है कि बार बार रुक रुक कर जो है रुक या दोहरी गति से बुखार आता है ना। बढ़ती दुर्बलता के साथ भूख की कमी, पीलापन और वजन का घटना होता है, कमजोरी हो जाता है, त्वचा जो है सूखी हो जाता है। ये जो है ना एनीमिया जो है क्या होता है, एनीमिया में तेजी जो है विकसित हो जाता है, तेजी से होता है ना, ये सभी चीजें। वर्ष 1992-93 के लिए वित्तीय घाटा प्रदर्शन होने का जो है यह अभी के अनुसार जो हम कहेंगे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जो 1921-22 में के लिए घरेलू उत्पादन का 6.8% पर राजकोषीय घाटा आंका है। 2025 से लेकर के 26 तक इसको 4.5 तक लाने का लक्ष्य है। उस्ताद जहारुद्दीन डागर हाल ही में खबरों में, तो उस में जो थे ना वह संगीत अकादमी पुरस्कार जीतने के लिए में थे। भारत ने 1991 की घोषणा किया था, भारत की यात्रा वर्ष का घोषणा 1991 में हुई थी। 1992 में घोषित स्वतंत्र गणतंत्र दिवस के पुरस्कारों में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, तो वह उस समय दिया गया था JRT टाटा को। भारत रत्न टाटा के बारे में, भारत रत्न टाटा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह जो है भारत रत्न पुरस्कार जो है भारत रत्न पुरस्कार जो है भारत सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, पुरस्कार है। यह सम्मान राष्ट्र सेवा के लिए दिया जाता है। इसका प्रारंभ जो हुआ था
2 जनवरी 1954 में हुआ था, जिसमें 3 व्यक्तियों को दिया गया था, राधा कृष्णन को, राजगोपालाचारी को, सीवी रमन को, है ना। तो यह उसका इतिहास है जो 1954 से शुरू हुआ और किनको किनको मिला, और ये जो है देखिए अभी तक जो है किनको जो है दिया गया। इस तरह से 15 तक देखेंगे कि मदन मोहन मालवीय को दिया गया है ना। इसका मुख्य बातें ये सभी है। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्ष जो है इनमें से कोई नहीं है। अभी के अनुसार जेएनयू के कुलपति एम जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस समय जब पूछेगा विश्वविद्यालय तो यह हो जाएगा जेएनयू के कुलपति एम जगदीश कुमार को। 1992 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार तो उस समय ए नागेश्वर राव को दिया गया था, ठीक है। लेकिन इसका जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार का तो यह पुरस्कार का वर्ग जो है सिनेमा से जुड़ा हुआ है। इसका स्थापना 1969 में हुआ है। इसकी राशि 10 लाख है। प्रथम विजेता जो है देविका रानी थी। 1991 में जो है रजनीकांत को मिला गया। 1919 में रजनीकांत को मिला गया, ठीक है। ये सभी आप देख सकते हैं कि ईयर है कब कब किनको किनको मिला गया है, वह सारा इंफॉर्मेशन हम इसमें दे दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्रकारों में से मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त पाने वाला कौन सा है। तो उस समय अरुण शैली थे, ठीक ना। रसायन शास्त्र के लिए 1991 के नोबेल पुरस्कार जो है रिचर्ड अस्टर थे। 1992-93 रेलवे के बजट के अतिरिक्त अनुमान जो लगाया गया था वह 2,290 करोड़ रुपए लगाया गया था। अभी के बारे में ये सारा चीजें है। वर्ष 1991 का डेविस कप जीता था वह फ्रांस जीता हुआ था, लेकिन डेविस कप 2021 जो है रूस टेनिस संघ ने जीता है। अभी के अनुसार जो है रूस टेनिस संघ ने जीता है, जिसके बारे में ये सभी चीजें देखिए। वह डेविस कप के बारे में सभी चीजें हम आपको लगा दिए हैं। जो रूस जो जीता है उसका राजधानी मॉस्को है, मुद्रा उसका रूसी रूबल है ना। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। अभी जो है प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन है ना। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में तो उस समय जो हुआ था 5वें टेस्ट में रवि शास्त्री ने शतक लगाए थे, उस समय की बात है। बुतरस घासी संयुक्त राष्ट्र संघ के नए थे जो है नए महासचिव थे, वह जो है मिस्र के थे उस समय, बुतरस घासी है ना। अभी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव जो है एंटोनियो गुटेरस है। एंटोनियो गुटेरस जो है पुर्तगाल के हैं, जिन्होंने 1 जनवरी 1917 को अपना कार्यभार संभाले हैं। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित, तो वह एस्टोनिया था। दक्षेस यानी सार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य जो है वह था क्षेत्रीय सहयोग, है ना। उसमें जो है दक्षेस यानी सार्क का पूरा नाम जो है दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ है ना। यह 7 से 8 दिसंबर 1958 को ढाका में दक्षिण एशिया के 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष का सम्मेलन हुआ था। अभी इसकी संख्या जो है 7 से 8 हो गई है बढ़ करके। अब तक इसमें 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कौन था, तो वह मिशनरी ऑफ चैरिटी है। मदर टेरेसा ने मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना कलकत्ता में की थी। वर्तमान में मिशनरी ऑफ चैरिटी की मुखिया जो है सिस्टर मैरी प्रेमा है। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है, तो वह देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण है। पंचशील क्या है कि पंचशील की मुख्य विशेषता देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का विकास है। चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नई दिल्ली में वार्ता के पश्चात 29 अप्रैल 1954 को एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की, जिसमें 5 सिद्धांत बताए गए थे। यह पंचशील सिद्धांत कहलाया, जिसमें क्या था, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का आदर करना है, पारस्परिक अनाक्रमण का आश्वासन करना है, एक दूसरे के आंतरिक मामलों के प्रति तटस्थता रखना है, समानता एवं पारस्परिक सहयोग रखना है, शांतिपूर्ण
अस्तित्व रखना। बछेंद्री पाल निम्नलिखित में से एक सुपरिचित नाम है, किस तो पर्वतरोहणी थी यह, है ना। बिछेंद्री पाल जो है जिनका जन्म 14 मई 1954 में हुआ था, विश्व में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। उन्होंने यह कारनामा जो है 23 मई 1984 के दिन के 1:07 पर यह किया हुआ था। जय जवान जय किसान का नारा जो है वह लाल बहादुर शास्त्री ने दिए हुए हैं। अक्टूबर 1965 में दशहरे के दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में शास्त्री जी ने पहली बार जय जवान जय किसान का नारा दिया। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो वह रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं, जो गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जो है गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। जिनका जन्म जो है, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता में 7 मई 1861 में कवि देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के 14वें बालक के रूप में हुआ था इनका। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है, यह विद्यालय शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधार करने के लिए है। जैसे ब्लैक बोर्ड जो है 1987 में भारत सरकार द्वारा लागू की गई एक योजना थी, ठीक है। चिपको आंदोलन जो है वृक्षों को बचाने के लिए हुआ है, जो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा उत्तराखंड में शुरू किया गया था 1973 में। यह जो है और प्रदेश में चमोली जिले में हुआ था, ठीक है। देखिए ये जो है सुंदरलाल बहुगुणा है ना, जिनका ये सारा विवरणी है ना। इस तरह से जो है प्रमुख पर्यावरण आंदोलन जो हुआ था यह उसकी पूरा विवरणी है। कौन कौन हुआ है, कब कब हुआ है, ये सभी चीजें हम आप लोगों को दर्शाए हुए हैं। एस्परांटो क्या है? तो विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है, कृत्रिम भाषा है ना। ऑटोबायोग्राफिक ऑफ एन एनोन इंडिया लिखा है यह नीरज सिंह चौधरी ने लिखे हुए हैं, ठीक है, जिनकी विवरणी ये सारा कुछ है। वह भाषा जो भारत में हिंदी के द्वारा वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक रूप में तो वह बंगाली उपयोग होता है। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषा जो है अंग्रेजी, फ्रेंच और इटालियन है। यूनेस्को की कार्य भाषा जो है यह देखिए, यूनेस्को जो है ना वह 6 जो है लैंग्वेज के रूप में काम करता है। अरेबिक है, चाइनीज है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है, स्पेनिश है, इन सबों में काम करता है। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार तो हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर है ना। अब देखिए ये जो है ये ब्रिटिश भारतीय नागरिक जिन्होंने जो है नोबेल पुरस्कार के विजेता है, ब्रिटिश भारतीय, तो ये सब है रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इनके सारे बारे में। फिर भारत गणराज्य के जो नागरिक हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं, सन, नाम और उनके किस कार्य क्षेत्र के लिए किए हैं, ये सभी हम आप लोगों के सामने दर्शा दिए हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। कलिंग जो है पुरस्कार दिया जाता है तो विज्ञान के लोकप्रिय बनाने के रूप में, जिसकी विवरणी ये सारा कुछ है, आप देख सकते हैं। वैज्ञानिक इवान पावलो किस क्षेत्र में कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो वह प्रायोगिक मनोविज्ञान के रूप में जाने जाते हैं। किस खेल के लिए थॉमस का पुरस्कार दिया जाता है? तो वह बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। प्रथम एशियाई खेल हुए थे वह नई दिल्ली में हुआ था। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है उस समय जर्मनी था, लेकिन अब जो बन गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम अहमदाबाद शहर में मोटेरा इलाके में तैयार हुआ। इसका नाम जो है सरदार पटेल गुजरात स्टेडियम रखा गया है, जो भारत में है और इसकी क्षमता है 1,10,000
दार्शनिकों की क्षमता है, ठीक है, जो हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा बनाया गया। प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो वह बैडमिंटन के क्षेत्र में। डुरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय प्राप्ति की है, तो वह तीरंदाजी में की हुई थी उस समय, अभी जो है देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है 38वीं बीपीसी में जितना भी क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को हम लोग देख लिया है। अब जो है आगे जो है हम लोग 40वीं को देखेंगे, चूंकि 39वीं को हम दे चुके हैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से। अब हम देंगे आप लोगों को 40वीं, है ना। तो प्यारे मित्रों, अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन लायक है, जो आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, चूंकि बीपीएससी जो भी क्वेश्चन करेगा सभी इसी पैटर्न पर करेगा, और हम जो है कोशिश करेंगे सभी ईयर के क्वेश्चन को आपको डिस्क्राइब करके बताएं। तो अगर आप लोगों को यह चैनल अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, क्योंकि इसमें जो भी हम आगे वीडियो डालेंगे आप लोगों को मिले, है ना। चलिए, ओके, बाय, गुड नाइट।